ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है गोरखपुर। यहाँ पर केवल कागजों में मैं देख रहा हूँ जिला अस्पताल चल रहा है, ना कि जमीनी अगर वास्तविकता देखिए तो कहीं कुछ नहीं देखने को मिल रहा वहाँ। नमस्कार, मेरा नाम है सुशांत और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। हम हैं इस वक्त गोरखपुर में और हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं गोरखपुर के एक जानी मानी शख्सियत, छात्र नेता मनीष ओझा जी, जो पूर्व NSUI के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं और फिलहाल वो अभी कांग्रेस पार्टी यानी कि NSUI और कांग्रेस पार्टी दोनों से मुक्त हो चुके हैं, लेकिन राजनीति में एक सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं। आइए जानते हैं उनके आगे के रोल के बारे में और उनके एम्बिशंस क्या क्या है और किस तरह से वो अभी भी राजनीति के साथ जुड़े हुए हैं और क्या संभावनाएं उनके दिमाग में हैं आगे की राजनीति को लेकर, जानते हैं। मनीष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है द पॉइंट मीडिया पर। बहुत बहुत धन्यवाद। द पॉइंट मीडिया चैनल के माध्यम से मुझे जुड़ने का मौका मिला, आप इसके लिए मैं हृदय की गहराइयों से धन्यवाद देना चाहता हूं आपके चैनल को। मनीष जी, हमको ये बताइए, किसी भी नेता का या किसी भी छात्र का पढ़ने पढ़ाने के टाइम में जब लोगों के मन में ये भावनाएं होती है कि हम पढ़ लिख के कुछ बड़ा करेंगे, पैसा कमाएंगे, या आजकल का जो ज़माना चल रहा है कि सरकारी नौकरी के पीछे भगेंगे, ऐसे सिचुएशन में आपने राजनीति करने की ठानी, ये विचार आपके मन में कहाँ से आया और किसको देखकर आप प्रेरित हुए? देखिए, मैं सर्वप्रथम तो बताना चाहता हूँ, मैं अगर कहूँ किसको देखकर प्रेरित हुआ तो मैं अपने परिवार के मेरे मुखिया और मेरे पिताजी, उनको देखकर मैं प्रेरित हूँ, क्योंकि वो शुरू से निःशुल्क भाव से समाज की सेवा करते रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं। उनको देखकर वो मेरे आदर्श अगर कहा जाए आइडियल, तो मेरे राजनीतिक गुरु और हर चीज़ के आदर्श मेरे पिताजी हैं, जिनका नाम जितेंद्र ओझा है। और रही बात आप जैसा आपने कहा कि सरकारी नौकरी के लिए और पैसा कमाने के लिए आप लोग मतलब युवा पीढ़ी लगती है, तो आपने राजनीति का रास्ता क्यों चुना? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, पैसा तो कमाने के लिए सभी लोग लगे हुए हैं, लेकिन कुछ लोग जो समाज सेवा करते हैं और समाज सेवा जो कर ले, वो सबसे बड़ा पैसा है। वो पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप लोगों की दुआएं कमाइए तो मुझे लगता है वो पैसे से ज़्यादा अच्छा है, अहमियत देनी चाहिए उसे, हर युवाओं को देनी चाहिए। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। ये राजनीतिक शुरुआत आपकी कहाँ से होती है? इसकी पहली पाठशाला आपके नज़र में कहाँ से शुरू होती है आपके लिए? हमारी पहली पाठशाला गोरखपुर विश्वविद्यालय की पावन धरती है, जहाँ से मैंने राजनीति की पाठशाला और राजनीति की पठन पाठन भी अगर कहा जाए तो पठन पाठन भी मैं राजनीति का वहीं गोरखपुर विश्वविद्यालय सीखा। 2012 में जब मैं पहली बार गोरखपुर विश्वविद्यालय की पावन धरती पर मेरा आगमन हुआ, तो मैं शिक्षा के मंदिर को नमन करते हुए ये प्रण लिया कि मैं कुछ करूंगा जो छात्रों के हित में हो, समाज के हित में हो। 2012 से तो राजनीति नहीं शुरू किया हूँ, लेकिन 2014 से मैंने सक्रिय राजनीति में अपनी भूमिका निभाई है। हर छोटे बड़े हर कार्यक्रम में छात्रों का मुद्दा हो चाहे समाज का मुद्दा हो, लगभग प्रयास किया हूँ कि हर कार्यक्रमों में और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लूँ ताकि समाज हित में कुछ कर सकूँ। पहला पद आपको कब मिला और किस संगठन से मिला? पहला पद मैं जब 2016 में जब महामंत्री का जब चुनाव लड़ रहा था, सक्रिय रूप से था, छात्रों का हितों की बात उठाता था, प्रायः लगभग उठाता था और छात्रों का भरपूर समर्थन मिला, शिक्षकों का समर्थन मिला। तो 17 में NSUI जो कांग्रेस की छात्र संगठन है, कांग्रेस की विंग है, उसके द्वारा मुझे टिकट की मतलब कहा गया कि आप मेरे संगठन से टिकट पे चुनाव लड़िए महामंत्री का। आप NSUI की बात कर रहे हैं? जी, NSUI जो कांग्रेस की छात्र संगठन है उसकी बात कर रहा हूँ। तो वहाँ से मैंने उस टिकट पे चुनाव भी लड़ा, हालांकि किसी कारणवश चुनाव नहीं हो सका, पर्चा दाखिला करने के बावजूद। 2 बार मैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से महामंत्री का प्रत्याशी भी रहा हूँ। आप 2 बार महामंत्री के प्रत्याशी भी रहे हैं गोरखपुर विश्वविद्यालय से, और मुझे जहाँ तक याद है जो आप बता रहे हैं कि चुनाव डिले हो गया था, तो चुनाव प्रक्रिया में डिले के कारण मुझे लग रहा है कि राज्यपाल उस वक्त महामहिम राम नाईक थे उत्तर प्रदेश के, और उन्होंने चुनाव पर रोक लगा दिया था। मैं इस आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुछ विगत वर्ष पहले 9 मार्च 2018 को मैं महामहिम राम नाईक जी से मुलाकात व्यक्तिगत रूप से किया था 10 सूत्री मांग पत्र के साथ, जिसमें हमारे कुछ साथी भाई भी व्यक्तिगत रूप से उनसे मुलाकात किए थे। उसमें हमारी मांग थी केंद्रीय विश्वविद्यालय, छात्र संघ का मुद्दा था, CCTV फुटेज, मतलब जो कैंपस पहले में कहीं CCTV कैमरा नहीं लगाए गए थे, वाईफाई की सुविधाएं नहीं थी, ये सारी शिक्षक भर्ती, कर्मचारी भर्ती, तमाम मतलब तमाम 10 सूत्री मांग पत्र था। और महिला सुरक्षा गार्ड, पहले गोरखपुर विश्वविद्यालय इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज तक जितने पदाधिकारी रहे किसी ने ये नहीं मतलब इसको संज्ञान में लिया
कि महिलाओं के लिए एक महिला सुरक्षा गार्ड की व्यवस्था कराई जाए। उसको भी मैंने महामहिम जी का मैंने आभार भी व्यक्त किया। महामहिम जी ने मेरी मांग को माना। 10 सूत्री मांग पत्र में से 1-2 मांग रह गई, जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय बड़ा मुद्दा है, उसके लिए राज्यपाल मतलब अथराइज नहीं है, वो केंद्र का मुद्दा है, उसके लिए राष्ट्रपति से अनुमोदन होना चाहिए। तो उसके लिए भी मैंने राष्ट्रपति भवन पे भी पत्र लिखा है। वहाँ से भी मेरे पास लेटर आया था, तब उस समय वीसी थे यहाँ पे विजय कृष्ण सिंह जी, उन्होंने प्रेस वार्ता में बोला भी है। तो उसमें जैसे कई प्रक्रियाएं हैं केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने के लिए, नैक में और क्या कहते हैं ग्रेडिंग में विश्वविद्यालय अगर रहेगा तभी केंद्रीय का दर्जा मिल सकता है। तो तमाम मांगे थी जिसको राज्यपाल ने माना था। चलिए, आप छात्र नेता हैं और विश्वविद्यालय की बात आपने छेड़ दी है, तो मैं अभी वर्तमान में जो विश्वविद्यालय को लेकर कुछ विवाद चल रहे हैं रेट एग्जाम को लेकर, इस पे आप क्या क्या कहना है? रेट एग्जाम से देखिए याद आया, उसमें 10 सूत्री मांग पत्र में मेरा ये भी एक मांग था। दूसरा मांग पत्र में दूसरा पॉइंट जो था वो रेट एग्जाम ही था। जैसे विश्वविद्यालय में 4-5 साल तक रेट परीक्षाएं कराई ही नहीं गई थी, जिसपे तत्काल राम नाईक जी ने संज्ञान लिया। आज भी मेरे पास पत्र मौजूद है राम नाईक जी का, मैं लाया नहीं हूँ। वो क्या कहते हैं, उस पर दूसरा पॉइंट था ही कि रेट परीक्षाएं को शुरू किया जाए, शोध की परीक्षाएं उसको तत्काल शुरू किया जाए। तो जैसा आपने अभी कहा कि विवाद था, तो विवाद कुछ नहीं था। बिमल मांटेश्वरी जो पादरी बाजार में महिला महाविद्यालय है, वहाँ पे जो सेंटर जो डाला गया था, उस सेंटर में नेट की सुविधाएं नहीं थी, मतलब कुछ टेक्निकल इशू था। इस वजह से वहाँ पे जो समन्वयक थे DSW गोरखपुर विश्वविद्यालय के, उन्हीं के देखरेख में एग्जामिनेशन हो रहा था। तो वहाँ पे हम लोग पहुँचे गए कि देखिए जब छात्र परेशान होंगे तो हम लोग को आना पड़ेगा। तो उसको उस एग्जामिनेशन सेंटर को कैंसिल कराया गया और उसकी परीक्षाएं भी 19 तारीख उस समय हुआ है उसकी परीक्षा, और सकुशल हुआ है, सभी बढ़िया परीक्षाएँ हुई हैं। अभी आप NSUI से अलग हो चुके हैं और पूरी तरह से कांग्रेस से भी अलग हो चुके हैं। आपका काफ़ी नाम है राजनीति के क्षेत्र में, आगे की आपकी संभावनाएं क्या है? क्योंकि सुनने में यह भी आता है कि आप कभी भाजपा दफ्तर में JP नड्डा जी के साथ देखे जाते हैं, तो कभी सपा दफ्तर में अखिलेश यादव के साथ देखे जाते हैं। ये पहले कुछ बुझाइए आज हमारे दर्शकों को। ये कहीं पहेली नहीं है। ये देखिए, लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ और एक तरह से कहा जाए तो भगवान शिव का तीसरी आंख है, तो धरती पे मीडिया का भी तीसरा आंख है। आप लोग की तीसरी आंख पता नहीं कहाँ से देख ली कि JP नड्डा जी और अखिलेश यादव से हम देखे जा रहे हैं उनके दफ्तरों पे। ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी होगा राजनीति में, जो भी कदम उठाया जाएगा, तो आपकी जो तीसरी आंख है उसको पहले पता चलेगी। NSUI में इतने सक्रिय रहने के बाद, जिला अध्यक्ष पद पर थे आप, उसके बाद से भी NSUI छोड़ना, फिर आपने तत्काल कांग्रेस से इस्तीफा न देकर 2.5 साल तक उसमें सेवा किया, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, NSUI छोड़ने के पीछे बहुत वजहें हैं, बहुत कारण हैं। हमारे जो उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे वो एकदम निष्क्रिय थे और सक्रियता के साथ हम लोग काम किए। उनको ये नागवार लगा और उन्होंने हमको पदमुक्त किया। और कुछ लोग थे जो प्रदेश अध्यक्ष जी के कहा जाए सही रूप से तो चमचागिरी में लगे रहते थे, उनके द्वारा उनके कान में भरा गया कि ये काम नहीं कर रहे हैं, मतलब कुछ भी उलझुल चीज़ें भरी जा रही थी। हालांकि अगर आप समाज के अंग आप भी लोग हैं और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, आप लोग को सारी चीज़ें पता हैं कि हमने जितना भी प्रयास किया NSUI के लिए एकदम निष्ठावान तरीके से लगा रहा कि किसी तरह हमारी जो छात्र संगठन है वो गोरखपुर में अपना परचम लहराए, और लहराई थी। ऐसा नहीं है, 2017 में जुलाई में मैंने ज्वाइन किया था NSUI जिला अध्यक्ष के पद पे, तब से लेकर के और 18 तक 8-9 महीना तक था मैं जिला अध्यक्ष। एग्जैक्ट डेट नहीं पता चल रहा, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो तब तक था और तब तक मेरी कोशिश यही थी कि हर दिन छात्र हित का, क्योंकि छात्र संगठन है, हर दिन हमारी यही कोशिश थी कि छात्रों का मुद्दा जितना ज़्यादा हो सके उठाए और उसको कामयाबी भी दिलाया जाए। और अथक प्रयास करने के बाद ये भी हुआ कि मैंने कामयाबी भी दिलाई। गोरखपुर में महानगर अध्यक्ष का पहले कहीं गठन नहीं हुआ था NSUI में, तो महानगर अध्यक्ष का गठन हमने किया। उस पर महानगर अध्यक्ष हमारे मित्र भी, भाई भी, अंशुमान पाठक को मैंने बैठाया था, पद दिलाया था और उन्होंने भी हमारा सहयोग किया था। लेकिन अब कहा जाता है ना, राजनीति में कोई किसी का सगा नहीं होता है। राजनीति ऐसी चीज़ है कि कोई किसी का सगा नहीं है, चाहे भाई हो चाहे कोई हो। आप कहना चाह रहे हैं आपके साथ विश्वासघात हुआ? कह सकते हैं, विश्वासघात भी किया है, हमारे लोगों ने ही किया है विश्वासघात। देखिए, घर का भेदी ही जो होता है वही लंका ढाता है। रावण मारा नहीं होता है अगर विभीषण ने सहयोग नहीं किया होता तो सेम समझ लीजिए, सेम वही चीज़ें हमारे साथ भी हुई हैं।
लेकिन मुझे कोई मलाल नहीं है, क्योंकि मेरे साथ छात्रों का जत्था है, मेरे साथ समाज के लोग जुड़े हुए हैं। मुझे कोई मलाल नहीं है, मैं कांग्रेस में रहूं या सपा में रहूं, भाजपा में रहूं, मैं इतना जानता हूं, मुझे विश्वास है, गर्व नहीं कहूँगा, मुझे विश्वास है, लोगों का सहयोग है, इसलिए मैं लगा हुआ हूँ। और कोई किसी संगठन में रहूं या ना रहूं, लेकिन समाज के जो प्रताड़ित हैं, जो दबे कुचले हैं, उनकी आवाज़ को हमेशा उठाने का प्रयास करूंगा जब तक मेरे शरीर में एक एक खून का कतरा मौजूद है। फिलहाल आप बताइए, अभी जो पिछला 1 साल पूरी दुनिया के लिए एक अभिशाप के रूप में रहा है, कोरोना की ये विभीषिका जिस तरह से देश ने और पूरे दुनिया ने जिस तरह से झेली है, गोरखपुर भी इससे अछूता नहीं रहा है। तो एक नेता के तौर पे, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे आपकी क्या भूमिका रही थी? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, पहले मैं नेता नहीं हूं, पहले मैं समाज का बेटा हूं, समाज का भाई हूं। समाज का मतलब जो भी कह लीजिए, समाज के लिए मैं मरता हूं, समाज के लिए मरूंगा भी। कोरोना महामारी से पूरा देश ही नहीं, पूरा विश्व त्रस्त था। चीन के द्वारा महामारी फैलाई गई हमारे भारत में, मतलब तमाम देशों में फैलाया गया, जिसमें गोरखपुर भी अछूता नहीं रहा। आपने सही कहा। हमारे द्वारा देखिए जितना प्रयास किया गया, मैंने कहीं सोशल मीडिया बाजी नहीं की, लेकिन आज आपके द्वारा पूछा गया तो मैं बता रहा हूँ। मेरी एक NGO है, पंडित राम कुमार जन कल्याण सेवा समिति। मैंने अपने बाबा के नाम पर बनाया है उसे। मेरे बाबा रजिस्ट्रार रहे हैं, डिप्टी रजिस्ट्रार गोरखपुर विश्वविद्यालय में, तो उनके स्मृति पर मैंने बनाया है अपना NGO। तो उनके मतलब NGO के नाम पे अपने और राहत सामग्री भरपूर प्रयास किया कि पहुंचाने का। लगभग 250 घरों में पहुंचाया भी गया था राहत सामग्री। धन तो नहीं पहुंचा पाया, लेकिन ये खाने पीने की जितनी सुविधाएं थी सब लगभग प्रयास था, अपने व्यक्तिगत खर्चे से पहुंचाने का काम किया गया है NGO के द्वारा कोरोना महामारी में। अभी सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने शायद कल का एक आपका फोटो जब वीडियो कुछ देखे थे, उसमें आप एक धरने पे अस्पताल के पास मौजूद थे। जी। क्या था पूरा मामला वो? मैं आपको बताऊं, पूर्व के दिनों में 18 जनवरी को गोरखपुर विश्वविद्यालय में मेरा धरना था। तो मुझे मामला तत्काल संज्ञान में आया कि एक विकलांग बच्ची है और एक और विकलांग है, वो यहाँ आकस्मिक जो विभाग है जिला चिकित्सालय नेताजी सुभाष चंद्र बोस में, उसमें भर्ती थी। एक लोगों से 12,000 रुपया वसूल लिया गया, ऑपरेशन करा दिया गया उनका, और परिजन द्वारा जब रसीद मांगी जा रही है तो उनको आनाकानी किया जा रहा। और एक बच्ची, मतलब मैं देखा उसको तो देख के दया आया, 8 साल की बच्ची है, उसके पिताजी भी विकलांग हैं, उससे 20,000 रुपया मांगा जा रहा है ऑपरेशन के नाम पर। अगर वो पैसा नहीं जमा दोगी तो तुमको रेफर कर दिया जाए। तो इस मामले को लेकर के मैं जो SICS एवं चंद्र श्रीवास्तव जी, उनसे मुलाकात भी किया था। उन्होंने कहा था ठीक है आप जाइए, मैं निःशुल्क इलाज करा दूंगा। तो मैं चला गया। फिर उसके बाद पता चल रहा है कि वहाँ पे जब डॉक्टरों को भनक लगी तो दबाव बना रहे हैं कि तुम अगर जोर सिफारिश कराओगी तो तुमको यहाँ से रेफ़र कर दूंगा। तो मुझे पता चला, तो मैं कल अपने साथी भाइयों के साथ वहाँ पे पहुँचा, मामले को देखा तो बहुत पेचीदा मामला था और देख के दर्द आ रहा था, क्योंकि निर्धन व्यक्ति बताए 20,000 रुपये कहाँ से लाएगा, और जिला अस्पताल में 20,000 रुपये मांगा जा रहा है। अगर 20,000 देना होता तो आदमी प्राइवेट अस्पतालों का रास्ता अख्तियार करेगा, न कि जिला अस्पताल का। तो वहाँ पे फिर हमने धरना भी दिया, 1 घंटा के करीब धरना चला। हम 2 सूत्री मांग पत्र भी सौंपे SICS अभय चंद्र श्रीवास्तव जी को। तो हमारी मांग ये है कि जो 12,000 रुपये जो लिया गया है एक मरीज से ऑपरेशन के नाम पे, उसको 12,000 रुपये वापस कराया जाए, और जो निर्धन, अत्यंत निर्धन और विकलांग बच्ची है उसका तत्काल ऑपरेशन निःशुल्क कराया जाए। क्योंकि ये मुख्यमंत्री का गृह जनपद है गोरखपुर, यहाँ पर केवल कागजों में मैं देख रहा हूँ जिला अस्पताल चल रहा है, ना कि जमीनी अगर वास्तविकता देखिए तो कहीं कुछ नहीं देखने को मिल रहा। वहाँ ऐसे ऐसे पेशेंट हैं जो 2-2 महीने से भर्ती हैं, और 2-2 महीने से भर्ती हैं। सबसे बड़ी विडंबना यह है कि केवल कच्चा प्लास्टर लगाया गया है, पक्का भी नहीं हो पाया वो। तो कल तो शायद हरकत में आए डॉक्टर की टीम, और अगर नहीं आएंगे तो मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, मैं फिर जाऊँगा और तब तक धरने बैठा रहूँगा जब तक ऑपरेशन हो नहीं जाएगा। ये बहुत संगीन इल्ज़ाम है आपका शासन प्रशासन पर, और उम्मीद करते हैं कि जो भी जिम्मेदार लोग होंगे इस मामले को जल्द से जल्द संज्ञान में लेंगे और आपकी कोशिश रंग लाएगी। तो आप अभी भी पद छोड़ने के बाद और कांग्रेस छोड़ने के बाद भी आप राजनीति में काफ़ी सक्रिय हैं, लेकिन अभी आपने पत्ते नहीं खोले कि आप किधर जाएंगे, अभी क्या ज्वाइन करने वाले हैं आप? देखिए, पत्ते खोलने की बात नहीं है। अब पत्ता जब मैं खोलूँगा तो आप लोग को तो पहले सबसे पता चल जाएगा। ज्वाइन करने की बात है अगर, तो मैं कहूँ पार्टी तो नहीं बता सकता हूँ, लेकिन ये है कि जनवरी लास्ट तक किसी न किसी पार्टी का दामन थामूंगा, और उस पार्टी का दामन थामूंगा
जो युवाओं के जो ताकत है उसका मिसयूज ना करे, दुरुपयोग ना करे, युवाओं के रोजगार पे बात करे, समाज की इलाज पे बात करे, समाज की जो मूलभूत समस्याएं हैं उसको उठाने का प्रयास करे, बेरोजगारी दूर करने का प्रयास करे, उस पार्टी का जरूर दामन थामूंगा जो युवाओं को तवज्जो दे और समाज के हित में काम करे, उसी पार्टी का दामन थामा जाएगा। जनवरी लास्ट तक कुछ ना कुछ तो करना है, पार्टी में जाना है किसी। एक नेता के तौर पे देश में जो करंट सिचुएशन इस वक्त चल रहा है किसान आंदोलन को लेकर, उस पर मैं आपसे एक सिर्फ पॉइंट जानना चाहूँगा। अभी कल ही सरकार ने कहा था कि 1.5 साल तक हम कानून पे कोई भी काम नहीं करने जा रहे हैं, मतलब कानून को होल्ड कर रहे हैं, लेकिन फिर भी किसान संगठन ये कह रहे हैं कि हम इससे पीछे नहीं हटेंगे और हम धरना जारी रखेंगे और इनफैक्ट 26 तारीख को हम ट्रैक्टर रैली करेंगे। इस पर आपका क्या विचार है? देखिए, अगर कहा जाए तो सरकार की जो मंशा है, जो 1.5 साल ठंडे बक्से में उसको जो बिल पारित हुआ है उसको डालने की, तो अगर कहूँ तो एक तरह से सही भी है और गलत मैं अगर कहूँगा तो किसान को एक जगह मैं बोलना चाहता हूँ कि किसान जो 26 जनवरी को जो रैली निकालने वाले हैं गणतंत्र दिवस के दिन, उस दिन उनको रैली नहीं निकालनी चाहिए, क्योंकि वो देखिए देश के सम्मान की बात होती है। कहीं ना कहीं ये विदेशों में भी न्यूज़ देखा जाते हैं कि हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस में जो परेड चलती है उस पर क्या मतलब सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा क्या मतलब दिखाया जा रहा है। तो अगर उसमें कहीं ना कहीं उपद्रवी, देखिए अब अगर कोई भीड़ का एक समूह होता है तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि पूरा भीड़ गलत हो, लेकिन अगर उस भीड़ में कोई भी एक अराजक तत्व अगर घुस गया तो वो पूरी भीड़ को गलत कर देगा। और भले किसान अच्छे के लिए जा रहे हैं, किसी शांतिपूर्वक जाएंगे, लेकिन वो फिर एक हिंसक रूप ले लेगा, जो कहीं ना कहीं हमारे गणतंत्र दिवस की जो परेड है, जो हमारे भारत का सम्मान है, उस दिन हमारे भारत का पूरा सम्मान लगा रहता है, वो सम्मान को धूमिल करने का प्रयास होगा। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं कि किसान भाइयों को 1.5 साल अगर सरकार कह रही है कि आप वेट करें, तो कहीं से मुझे नहीं लगता है कि इस पर कोई आंदोलन चाहे ट्रैक्टर रैली कुछ निकालने की आवश्यकता है। अगर नहीं 1.5 साल में कुछ होता है, अगर आपको लगता है कि फिर वो क्या कहते हैं बिल वापस किया गया, तो फिर आप करिए, मेरा भी समर्थन है उस पर। लेकिन गणतंत्र दिवस के दिन मेरा यही सुझाव है कि नहीं करना चाहिए। किसान नेताओं से मेरा भी अनुग्रह है और निवेदन है। मतलब आप भी ये कहना चाह रहे हैं कि यह जो आंदोलन है वो हाईजेक हो चुका है? कहा जाए तो सही है, सही रूप से कहूँ तो यही सही बात है कि हाईजेक एक तरह से हो भी गया है। क्योंकि देखिए, मुझे तो लगता है कि वहाँ पे जितने भी किसान हैं, अगर सही रूप से कहा जाए तो कोई गरीब नहीं है। क्योंकि मैंने देखा, मैं वहाँ गया नहीं, लेकिन मैंने देखा न्यूज़ पे बराबर रिपोर्ट देखने को मिलता है, 1-1 करोड़ 2-2 करोड़ की गाड़ियों से लोग आ रहे हैं। वो किसान का ये मुद्दा अलग है ना, किसान तो किसान होता है, किसान किसान होता है। मैं ये नहीं कि गरीब ही हो, नहीं, ये सही है कि, लेकिन आप बताइए उसमें बार बार ये फिर क्यों कहा जा रहा है कि हमारे अरे पेट पे लात मारा जा रहा है, मैं गरीब किसान हूँ, ये हूँ, मतलब कई तरह की चीज़ें चल रही हैं। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। या तो फिर आप ये आप मत कहिए कि मेरे पेट पे लात मारा, मुझे खाने को नहीं हटेगा, ये नहीं हटेगा। आप अगर 2 करोड़ की गाड़ियों से आ रहे हैं तो आपको खाने ने किस तरह की आप बात कर रहे हैं? किसान नेता इस तरह की बात कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं हमको लगता है इस पे जो लेफ्टी हैं, लेफ्टी हावी हैं, लेफ्टी इस आंदोलन को दूसरे रुख की तरफ मोड़ देना चाहते हैं कि ये आंदोलन जो है सत्ता को पलटने की कोशिश की जा रही है, अगर एक कहा जाए सही रूप से। तो अब बताइए, उसमें एक मांग थी पराली जलाने की मांग किसान नेता कर रहे हैं। आप बताइए, पराली अगर जलेगी तो कहीं ना कहीं वातावरण तो दूषित होगा ही होगा। ये तो एकदम इस मांग को मोदी जी सरकार से मेरा निवेदन है, मैं सत्ता पक्ष में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन जो एक सामाजिक कार्यकर्ता और एक सजग कार्यकर्ता होने के रूप से मैं बोल रहा हूँ कि पराली तो एकदम बैन लगा देना चाहिए। पराली जो भी जला उसको कठोर से कठोर सजा दिया जाए, क्योंकि उससे पराली जलाने से जो पेशेंट हैं, एक आम इंसान भी प्रभावित होता है। तो पेशेंट की बात छोड़ दिए, हार्ट का जो पेशेंट होगा उसको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, वातावरण दूषित होगा, तमाम चीज़ें हैं। तो इस पर रोक लगानी चाहिए। और मैं किसान भाइयों से फिर आपसे बताना चाहता हूँ कि गणतंत्र दिवस के दिन वो दिन न चुनें, क्योंकि आप ठीक है, आप सही मुद्दे के लिए जा रहे हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उग्र आंदोलन भी हो सकता है। कुछ अराजक तत्व अगर उस रैली में शामिल हो गए, क्योंकि किसी के चेहरे पर नहीं लिखा है कि कौन किसान है, कौन उग्रवादी है, कौन क्या है। चलते चलते एक आखिरी क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। छात्र राजनीति से ही जुड़ा प्रश्न है। जो भी नया लड़का कॉलेज में पढ़ने के लिए आता है और आप लोगों को देखकर अपना आइडियल मानता है या देखकर सोचता है कि हमें राजनीति में आना चाहिए, उसके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, जो भी मेरे भाई समक्ष भाई, छोटे भाई जो भी हैं, मतलब गोरखपुर विश्वविद्यालय के एक शिक्षा पूर्वांचल का ऑक्सफोर्ड कहे जाने वाला गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो पावन धरती पे आएगा,
मैं उसके लिए यही संदेश देना चाहता हूँ, अगर उसके अंदर ललक है समाज सेवा करने के लिए तो मुझे आइडियल ना माने। मैं अपने आप को आइडियल नहीं बनाना चाहता हूं। अगर आइडियल उसको मानना है तो अपने गार्जियन को माने, अपने पिता को माने, और अगर किसी युवा को मानना है तो स्वामी विवेकानंद को माने, क्योंकि ये लोग आइडियल हैं। मैं कोई आइडियल नहीं, मैं भी एक आइडियल बनने की कोशिश कर रहा हूं, ना कि अभी किसी आइडियल के रूप में मुझे देखा जाएगा। मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा, अगर समाज सेवा करना है, अगर हमारी बहनें अगर उन्हें समाज सेवा करना है तो मदर टेरेसा को आइडियल माने, और अगर भाई हैं तो स्वामी विवेकानंद को माने। अगर किसी को ना मान पाए तो अपने पिता को माने, क्योंकि एक किसी भी परिवार का सदस्य और किसी भी लड़के का पिता ही हमको लगता है सबसे बड़ा कोई आइडियल अगर है किसी का तो अभिभावक होता है। क्योंकि अभिभावक जिस तरह से परिश्रम करता है और जिस तरह से 2 पैसे ला के अपने लड़कों का चाहे अपने परिवार का जीविकोपार्जन चलाता है, मुझको नहीं लगता उससे बड़ा कोई आइडियल होगा इस धरती पे। ये काफ़ी सकारात्मक बात आपने कही और काफ़ी ठोस बात कही आपने, और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो राजनीतिक आपका जो भविष्य है, आप ऐसे ही समाज सेवा से जुड़े रहेंगे, और आपको आगे के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा सभी जो भी वीडियो देखेंगे उनसे सभी से निवेदन है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बातों को फैलाएं, क्योंकि द पॉइंट मीडिया वाकई में समाज की सच्ची बातों को दिखाने का प्रयास करता है। धन्यवाद। चलिए, ऐसी ही खबरों को आप तक हम और पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है। आप देखते रहिए द पॉइंट मीडिया। आपको हमारा यह वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।